अब ब्रॉक लेसनर तो हमारे हो चुके सस्पेंड और हम ब्रॉक लेसनर फैंस के जो दिल है वो टूट गए। अब ये जो दिल है ना, ये वापस से जुड़ने कब वाले हैं, मतलब कि ब्रॉक लेसनर वापस से कब आने वाले हैं, उसके बारे में गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। और डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल के लिए ब्रॉक लेसनर से भी ज्यादा कुछ बड़ा रोमन रेंस के लिए प्लान कर रही है। इसके अलावा गाइस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वो जो अनस्क्रिप्टेड मूवमेंट नहीं था स्मैकडाउन के एपिसोड का, अब वो और भी ज्यादा बड़ा हो गया है क्योंकि इसमें विंस मैकमैन भी इन्वॉल्व हो गया। तो गाइस हर बार की तरह काफी सारी बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स होने वाली है इस वीडियो के अंदर। वीडियो के साथ आप लोग हर बार की तरह लास्ट तक चिपके रहना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। अब गाइस जैसे कि आपको पता है हर एक पेपर के बाद हम जो है एपिसोड करते हैं जहां पर हम लोग हर एक मैच को रेट करते हैं कि हमारे जो मैच की हमारी जो रेटिंग है वो पेपर व्यू के मैच की इतनी रही। तो गाइस पॉडकास्ट का जो नया एपिसोड है वो अपलोड हो चुका है। हाँ भाई इस बार पता है काफी लेट हुआ है। तो गाइस डिस्क्रिप्शन में पहला ही लिंक है स्पॉटिफाई का, जियो सावन का, गाना का, जहां पर भी आपको देखना है आप लोग वहां से देख सकते हो। तो गाइस चेकआउट जरूर करना। और हमने हर एक मैच को डिटेल में एनालिसिस किया है। यूट्यूब के ऊपर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते, लेकिन वहां पर हम लोग करते हैं। आपको पता है जो लोग पॉडकास्ट का एपिसोड सुनते हैं उनको अच्छे से पता है कि हम वहां पर अलग तरीके से जो है डिस्कशन करते हैं। तो हर एक मैच को हमने रेट किया है। ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को कितना किया, गोल्डबर्ग लैशली को कितना, एज रॉलिंस को कितना। तो सारे मैच की डिस्कशन है, वहां से जाकर आप लोग सुन सकते हो। और सुनने के बाद वापस से आना वीडियो के अंदर और बताना कि आपकी जो मैच की रेटिंग है वो कितनी रही। तो इस तरीके से हम लोग जो अपना डिस्कशन करेंगे। बाकी सुनने के बाद जो है अपने आप लोग फीडबैक हमको जरूर दे सकते हो। हम लोग चलते हैं गाइस अपनी अपडेट्स के ऊपर और सबसे पहले बात करते हैं स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो आपको पता है लास्ट वीक तो FS1 के ऊपर आई थी स्मैकडाउन, जिसकी व्यूअरशिप जो है 1 बिलियन से भी नीचे थी। लेकिन गाइस वापस से जो है फॉक्स स्पोर्ट के ऊपर जो है स्मैकडाउन आई थी और इस हफ्ते जो रेटिंग्स है वापस से 2 मिलियन के ऊपर आ चुकी है। मतलब स्मैकडाउन जो है बैक टू नॉर्मल हो चुकी है। और इस हफ्ते जो रेटिंग्स आई है, जो क्राउन जूल के बाद का एपिसोड था, ड्राफ्ट की जो पहले जो रूल अप्लाई हुए थे वो थे 2.101 मिलियन व्यूअर्स। तो स्मैकडाउन जो है बैक टू नॉर्मल आ चुका है। और स्मैकडाउन तो आपको पता ही है काफी टाइम से कंसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इस बार भी डिलीवर करी। हाँ, ब्रॉक लेसनर को एडवर्टाइज कर देते पहले से, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने किया नहीं था, तो शायद रेटिंग्स और भी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन फिर भी 2 मिलियन से ऊपर है, 2.1 मिलियन के आसपास है। तो भाई स्मैकडाउन की गाड़ी तो हर बार की तरह काफी अच्छे से चल रही है। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं। तो गाइस कल शाम को मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी, अगर आप लोग एक्टिव चैटर हो तो भाई आप लोगों ने देख ही ली होगी। तो वहां पर मैंने आपको एक अनस्क्रिप्टेड ऑफ स्क्रिप्ट मूवमेंट के बारे में बताया था, जहां पर बैकी लिंच और शार्लेट फेयर के बीच में पंगा हो गया था। शार्लेट फेयर ने जो एक्चुअल में वो जो बेल्ट फेंकी थी, उनको बेल्ट फेंकनी नहीं थी, उनको इज्जत से वो थमानी थी बैकी लिंच को, और बैकी लिंच को भी इज्जत से थमानी थी। लेकिन क्योंकि शार्लेट फेयर ने फेंक दी तो बैकी लिंच ने भी फेंक दी। उसके बाद बैक स्टेज जाके इनके बीच में पंगा हो गया, हीटेड आर्गुमेंट हुए। तो गाइस उसके बाद की अब एक नई स्टोरी सामने आई है कि शार्लेट फेयर ने उसी समय एरेना को वहां से छोड़ दिया। और उसके बाद वो आपको पता है उनके जो पार्टनर है, उनके जो फियांसे हैं अंद्रादे, जो कि अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई में भी थे पहले, अब वो AEW में काम करते हैं। उसके बाद वो सीधा गुस्से में वहां से चली जाती हैं क्योंकि डायनामाइट का शो भी वहां पर चल रहा था। तो वो सीधा जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर AEW के शो के लिए निकल गई, वहां पर उनको सपोर्ट करने के लिए। और गाइस इतना ही नहीं, बैक स्टेज शार्लेट फेयर का बिहेवियर इतना ज्यादा रूड था कि जो बैक स्टेज आपको पता है ना गोरिल्ला पोजीशन होती है जहां पर विंस मैकमैन बैठे होते हैं, शार्लेट फेयर ने विंस मैकमैन को भी कोई भाव नहीं दिया और वो वहां से जाकर सीधा चली गई। और जो बैक स्टेज सारे लोग हैं ना, इस समय वो शार्लेट फेयर के अगेंस्ट हो चुके हैं। तो ये समय यहाँ पर अंदर ही अंदर एक कंट्रोवर्सी वाला माहौल हो चुका है शार्लेट फेयर के अगेंस्ट में। और गाइज अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या शार्लेट फेयर के अगेंस्ट में यहाँ पर सारा जो है माहौल बन गया है, तो बिल्कुल आप लोग सही सोच रहे हो। लेकिन क्या इससे शार्लेट फेयर को दिक्कत है? वेल, शार्लेट फेयर डब्ल्यूडब्ल्यूई की क्वीन है, आपको पता है इतने टाइम से उनकी डब्ल्यूडब्ल्यूई में अच्छी बुकिंग हुई है। रिक फ्लेयर के मतलब आपको पता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ उनके अच्छे रिलेशन रहे हुए हैं। तो यहाँ पर अभी ये तो नहीं कह सकते कि इतना उनके लिए माहौल खराब है। लेकिन हाँ, क्या वो AEW के अंदर जा रही है? तो ऐसा भी नहीं हो रहा, क्योंकि अभी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ काफी लंबे टाइम का है। लेकिन विंस मैकमैन से उलझने वाली चीज यहाँ पर शार्लेट फेयर कुछ गलत कर रही है। और गाइस अंद्रादे का एक ट्वीट भी आया था, जहां पर ट्वीट आप लोग देख सकते हो, FUWWE, ये कुछ ज्यादा उन्होंने लिख दिया। और ये किसके रेफरेंस में था आप लोग समझ जाओ, क्योंकि शार्लेट के साथ जो टेंशन हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई, शार्लेट और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बीच टेंशन हो रही है। तो उसके रेफरेंस में यहाँ पर अंद्रादे ने ऐसा ट्वीट लिखा था। मेरे ख्याल से ये ट्वीट लिखने की उनको जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो शार्लेट और डब्ल्यूडब्ल्यूई का मामला है। तो यहाँ पर बीच में नाक घुसेड़ने वाली बात हो गई, वो भी इतना हार्श वर्ड लिखना ऐसी कंपनी के लिए, ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। तो भाई यहाँ पर मामला कुछ ज्यादा ही गर्मा गर्मी वाला हो चुका है। तो इस गर्मा गर्मी वाली सिचुएशन के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो। लेकिन यार हम एंड
एंटरटेनमेंट की वजह से रेसलिंग के शोज को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर पता नहीं बातें क्या से क्या ही हो जाती है। तो भाई पता नहीं क्या ही चल रहा है यहाँ पर। अब आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर ओवरऑल कमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बता सकते हो। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और एक बार फिर से ये कंट्रोवर्शियल चीज है भाई, कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी हो रही है। अब बहुत टाइम पहले आपको याद होगा रायबैक ने ट्विटर के ऊपर एक पोल क्रिएट किया था जिसको हमने भी सपोर्ट किया था, जहां पर हर बार जो है उनके जो ट्विटर के ऊपर लोग हैं वो स्पैम वगैरह करके जब भी वो पोल डालते थे तो रिटायरमेंट वाले पोल पर सबसे ज्यादा वोट डलवा देते थे। उसके बाद जब हमने यहाँ से सपोर्ट दिखाया तो फिर WWE के पोल पर उनको काफी ज्यादा वोट मिले। तो गाइस रिसेंटली रायबैक ने एक बहुत ही नेगेटिव ट्वीट किया था मंसूर को लेकर, जहां पर उन्होंने ये कहा था, ये वाला ट्वीट था, उन्होंने कहा था कि विंस मैकमैन अगर तुम मंसूर को स्टोन कोल्ड का भी म्यूजिक दे दोगे ना तब भी ये बंदा इतना बेकार है कि ये तब भी फैंस के सामने ओवर नहीं होने वाला। और यहां पर उन्होंने इतने ज्यादा हार्श वर्ड का यूज किया था और जब मैंने ये वाला रायबैक का ट्वीट देखा था मुझे सच में देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि कोई भी सुपरस्टार मेहनत अपनी पूरी करता है, इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म सही होता है लेकिन इतने ज्यादा हार्श वर्ड का यूज करना मेरे ख्याल से सही नहीं है। और भाई जो जवाब आया है मंसूर की तरफ से रायबैक को वो कितना ज्यादा कड़ा के वो आप लोग इस समय यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उन्होंने सिंपली कोई भी वर्ड का यूज नहीं किया, उन्होंने इस वाला स्क्रीनशॉट का यूज किया जो कि रायबैक का पास्ट का है। और यहाँ पर आप लोग सिंपली देख सकते हो जब रायबैक ने पूछा था कि किस प्रमोशन में तुम लोग मुझे 2021 में रिटर्न करते हुए देखना चाहोगे, और सिंपली मंसूर ये कहना चाह रहे हैं कि ये बंदा मुझे अपने थॉट्स ओपिनियन बता रहा है जिसको खुद फैंस रिटायर होते हुए देखना चाहते हैं। जहां पर आप लोग 72% देख सकते हो उस टाइम पर फैंस ने जो रिटायरमेंट के लिए रायबैक को वोट किया हुआ था। अब आपको पता है ये जो वोटिंग है रायबैक के अकॉर्डिंग ये मैनिपुलेटेड थी, मतलब कि ये स्पैम वाली वोटिंग थी, एक्चुअल में फैंस ने वोटिंग नहीं करी थी, ये करवाई गई थी। लेकिन मंसूर का ये बहुत ही कड़क रिप्लाई था और यहां पर फैंस ने बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट किया मंसूर को। 32,000 तो मैं इस समय अभी इस पर लाइक्स देख पा रहा हूं और मंसूर को यूजुअली इतने ज्यादा ट्वीट्स पर लाइक मिलते नहीं है, 1000 के आसपास या 1,500-2 हजार के आसपास मिल जाए तो वही काफी ज्यादा होते हैं। तो इस समय यहाँ पर मंसूर को काफी तगड़ी इस वाले से जो है रिएक्शंस मिलने लग गए और रायबैक के अगेंस्ट में हो गए सारे लोग। वैसे ये बात तो मुझे देखनी पड़ेगी सोशल मीडिया के ऊपर कि रायबैक कई बार, एक बार नहीं कई बार तो वो अपने बोल्ड बातें बोलने की वजह से फैन फेवरेट भी बन जाते हैं और कई बार ऐसी अपनी बोल्ड बातें बोलने की वजह से उनको फैंस का क्रिटिसिज्म और फैंस की तरफ से हेट भी झेलनी पड़ती है। और मेरे ख्याल से ये एक ही ऐसा और इंसिडेंट यहाँ पर हो चुका है। तो इसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है? वैसे मेरे ख्याल से इस बार रायबैक ने बहुत गलत चीजें बोली थी और मंसूर की तरफ से उनको काफी कड़क रिप्लाई भी मिला। तो आपके क्या थॉट्स है इसके ऊपर कॉमेंट सेक्शन में आप लोगों को जरूर बताना। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग सी फोटो हमारे सिजारो ने पोस्ट करी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर और यहाँ पर ये वो फोटो है जो कि आप लोग इस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इस फोटो को देख के भाई एक बहुत बड़े मैच की उम्मीद की किरण फैंस को नजर आ रही है, क्योंकि बेबी फेस ब्रॉक लेसनर वापस आ चुका है तो काफी सारे मैचेस की पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर में जाकर खुलती है। और ये वो अगर आपने मिस किया चीज तो ये हमको स्मैकडाउन के एपिसोड से देखने को मिली थी जहां पर ब्रॉक लेसनर जब काफी सारे सुपरस्टार्स के सामने आ गए थे तो ये वो मूवमेंट था जब एक टाइम पर हमको एक टाइप से छोटा सा फेस ऑफ या फिर कन्फ्रंटेशन सिजारो और ब्रॉक लेसनर का देखने को मिला था और उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर भी सिजारो को देखकर रुक गए थे। तो गाइस इसी वाली फोटो को सिजारो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज किया और कहा हे बिग गाय सन्स गेटिंग रियल लो। अब ये जो आपको पता है कोट है, अगर आप अवेंजर्स देखते हो तो वहां पर आपको पता है ये अवेंजर्स बोलते हैं हल को शांत करने के लिए। तो यहाँ पर सिजारो ने जो है थोड़ा सा ऐसे फनी वे में इसको यूज किया है कि भाई शांत हो जाओ, थोड़ा सा आराम से करो, ठंडा अपना दिमाग रखो। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग यहाँ पर पोस्ट थी और इसके बाद जो सोशल मीडिया के ऊपर फैंस ये कह रहे हैं कि भाई ये एक तगड़ा मैच है, ये एक ड्रीम मैच है जो कि हम लोग देखना चाहते हैं सिजारो एंड ब्रॉक लेसनर के बीच में। डेफिनेटली बड़ा मैच है और मैं भी इसको जरूर देखना चाहूंगा। आई मीन ब्रॉक लेसनर सिजारो, दो ब्रॉक लेसनर तगड़े, सिजारो की भी क्या स्ट्रेंथ है ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मतलब ये हमने काफी बड़े बड़े मूवमेंट पे ऑलरेडी वो प्रूव करवा चुके हैं। तो एक इंटरेस्टिंग मैच हो सकता है और अगर WWE इन फ्यूचर में इसको प्लान करें तो मेरे ख्याल से WWE के वन ऑफ द मोस्ट यूनिक मैचेस में से एक ये हो सकता है। तो देखते हैं क्या कभी ये फ्यूचर में होगा, लेकिन फैंस की उम्मीद तो जरूर जता दी है सिजारो ने इस वाली फोटो को पोस्ट करके। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं और बात करते हैं रोमन रेंस के बारे में। तो गाइस WWE के कुछ बड़े प्लान्स रिवील हो चुके हैं इस साल को लेकर रोमन रेंस के। और गाइस मैंने आपको कुछ टाइम पहले एक अपडेट दी थी जहां पर मैंने आपको ये बताया था कि WWE के प्लान्स ये सामने आ रहे हैं कि इस साल WWE शायद रोमन रेंस यूनिवर्सल चैंपियनशिप ड्रॉप नहीं करेगी अगर वो क्राउन ज्वेल में सक्सेसफुली अपनी यूनिवर्सल चैंपियनशिप को ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट में रिटेन कर लेते हैं। और गाइस क्योंकि हमको पता है ब्रॉक लेसनर के सामने रोमन रेंस की यूनिवर्सल चैंपियनशिप हो गई है रिटेन, तो ऐसे में गाइस अब जो अपडेट आई है सामने वो ये कि WWE जो ग्रेटेस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप बार बार रोमन रेंस अपने प्रोमो के अंदर नहीं बोल रहे, वो एक्चुअल में उसको मीन भी करते हैं। और विंस मैकमैन ये चाहते हैं कि रोमन रेंस
रेंस जो ब्रॉक लेसनर का 504 दिन का लॉन्गेस्ट यूनिवर्सल चैंपियनशिप का रेन था ना, उसको ब्रेक करें और रोमन रेंस बने WWE की हिस्ट्री के लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन। और गाइस ऐसा करने के लिए रोमन रेंस इस साल यूनिवर्सल चैंपियनशिप एक्चुअल में ड्रॉप नहीं करने वाले और एटलीस्ट उनको रॉयल रंबल से पहले तक वो यूनिवर्सल चैंपियन तो रहने ही वाले हैं। उससे पहले उनसे कोई भी बंदा यूनिवर्सल चैंपियनशिप नहीं लेने वाला, यानी ब्रॉक लेसनर का जो रिकॉर्ड था उसको रोमन रेंस तोड़ने ही वाले हैं। ये बस अब कुछ दिनों की बात रह गई है। तो ये कुछ रोमन रेंस को लेकर बड़े प्लान्स हैं, यानी कि कुछ दिनों के अंदर रोमन रेंस ना सिर्फ ग्रेटेस्ट बल्कि लॉन्गेस्ट रेनिंग यूनिवर्सल चैंपियन भी आपके सामने बनने वाले हैं। यानी जो WWE ग्रेटेस्ट कर रही है ना उनके सामने, वो एक्चुअल में उसको ग्रेटेस्ट से लॉन्गेस्ट में भी बदलने वाले हैं। तो क्या है WWE का डिसीजन आपको सही लग रहा है? वैसे WWE शायद अब यहां से कोई प्लान में चेंज करने वाली है, क्योंकि जब ब्रॉक लेसनर को उन्होंने हरा दिया तो मेरे ख्याल से अब नेक्स्ट कोई बड़ा थ्रेट बचता नहीं है। अगर वो कोई थ्रेट है भी तो शायद वो ब्रॉक लेसनर ही होंगे। तो ये कुछ WWE के प्लान्स हैं तब एक डॉग रोमन रेंस को लेकर। अब गाइस हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ और बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। अब जैसे कि आपको पता है ब्रॉक लेसनर तो हो चुके हैं WWE से सस्पेंड। आप सस्पेंड हो चुके हैं, तो मैंने आपको कल वाली वीडियो के अंदर बताया कि वो क्यों सस्पेंड हुए। आप लोगों ने नहीं देखे तो चेकआउट कर सकते हो आप लोगों से भी जाकर वीडियो सेक्शन से। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि ब्रॉक लेसनर सस्पेंड हो गए और सस्पेंड होने का रीजन ये है कि क्योंकि WWE फिलहाल रोमन रेंस एंड ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन में थोड़ा सा पॉज लगाना चाहती है, बाद में जाकर उसको कंटिन्यू करेगी, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज का टाइम में WWE का फोकस रोमन रेंस को दूसरे प्लान्स को लेकर है। और वैसे ही ब्रॉक लेसनर हमेशा तो टेलीविजन पर नहीं आ सकते, पार्ट टाइमर है, तो स्टोरी लाइन में ब्रेक लगाने के लिए ये वाला एंगल हमको दिखाया गया था। लेकिन सवाल आता है कि ब्रॉक लेसनर वापस आएंगे कब? तो गाइस मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई थी जो कि हमको ये बताती थी कि 2021 में क्राउन जूल के बाद WWE ने शेड्यूल नहीं किया है ब्रॉक लेसनर को, और शेड्यूल कब के लिए किया है? सीधा 2022 में रॉयल रंबल इवेंट के लिए। और गाइस इतना तो मैं आपको बता सकता हूं कि अगर 2021 में नहीं आए ब्रॉक लेसनर तो 2022 में तो ब्रॉक लेसनर आने वाले हैं, क्योंकि रॉयल रंबल के लिए ऑलरेडी WWE ने एडवर्टाइज कर दिया, जो कि मैंने आपको एक पोस्टर भी दिखाया था रॉयल रंबल का 2022 की 29 जनवरी को रॉयल रंबल होने वाली है। लेकिन गाइस इससे पहले भी WWE ब्रॉक लेसनर का रिटर्न करवा सकती है। कैसे? सर्वाइवर सीरीज के बाद जो WWE का डे 1 पेपर व्यू होने वाला है उसके लिए ब्रॉक लेसनर शायद आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर की स्टोरी लाइन पॉसिबली WWE वहीं से कंटिन्यू कर सकती है, क्योंकि आपको पता है सर्वाइवर सीरीज के बाद रोमन रेंस के लिए क्या ओपोनेंट होगा इसके बारे में भी किसी को नहीं पता। तो हो सकता है सर्वाइवर सीरीज खत्म होने के ठीक बाद ही हमको ब्रॉक लेसनर की वापसी देखने को मिल जाए। अगर WWE इनके बीच में एक लेंदी फ्यूड हमको दिखाना चाहते तो हो सकता है जो इंतजार हमारा 2022 में ब्रॉक लेसनर के रिटर्न का देखने को मिले वो शायद वो हमको उतना ना करना पड़े और 2021 के एंड में ही हमको दिसंबर मंथ के आसपास ही ब्रॉक लेसनर देखने को मिल जाए। और आपको पता है डे 1 जो पेपर व्यू है वो जनवरी 1 को होगा, तो उसके अराउंड आपको ब्रॉक लेसनर देखने को मिल सकते हैं। अगर वैसा नहीं हुआ तो फिर रॉयल रंबल तो वो डेस्टिनेशन होने वाली है जहां पर आपको ब्रॉक लेसनर फाइनली WWE के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल ये कुछ ब्रॉक लेसनर के सस्पेंशन के बाद वापस आने का सिनेरियो है। अभी जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा और क्लोज आएगा इसके बारे में हमको और डिटेल्स पता चलेंगी, और जब वो डिटेल्स हमको पता चलेंगे तो भाई वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा ही। लेकिन गाइज उससे पहले लिंक डिस्क्रिप्शन में स्पॉटिफाई का, जियो सावन का, गाना का आप लोग पॉडकास्ट के एपिसोड को जरूर चेक करना। हमने हर मैच को क्राउन जूल के रेट किया हुआ है, और वापस आके बताना जरूर कि आपकी रेटिंग क्या थी, आपको एपिसोड कैसा लगा। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक जरूर कर देना, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।